हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस के बाउंडेडनेस की बात करी थी, अनबाउंडेड फंक्शंस देखे, सुप्रीमम इन्फीमम देखे। अब हम फंक्शंस में एक और टाइप देखेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन, कि क्या होता है मोनोटोनिक फंक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं एकदिष्ट फलन। ये हमारा 4 टाइप्स का होता है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड है हमारा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, थर्ड है हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, और जो फोर्थ है हमारा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसा इसके नाम से ही है, मोनोटोनिक फंक्शन एक दिष्ट फलन, जो एक ही तरीके से बढ़ रहा है। तो 4 टाइप्स है हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन को हम बोलते हैं एक दिष्ट वर्धमान फलन। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, तो इसकी जैसे हिंदी है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, कि जो एक ही रूप में बढ़ रहा है। सपोज कि f हमारा फंक्शन है फ्रॉम x टू y, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x। फंक्शन में हम हमेशा क्या बात करते हैं, डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए। तो हमने 2 पॉइंट लिए यहाँ, x1 और x2, कहाँ से, हमारे डोमेन x से। सपोज सच दैट कि इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2, कि x1 से क्या बड़ा है, x2। तो ये इम्प्लाइज करता है कि f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2। हम क्या कह रहे हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, कि डोमेन के कोई भी 2 पॉइंट उठाएं हम, कि x हमारा डोमेन है, इस डोमेन के हम जब कोई से भी 2 पॉइंट लेते हैं x1 और x2, जो इस प्रकार है कि x1 से क्या बड़ा है, x2, कि जब x1 का मान x2 से, जब x2 का मान बड़ा है x1 से, तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी x2 पर, वो भी किसके बड़ी होगी, किससे, x1 से। तो ये हमारा जो फंक्शन क्या कहलाता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, कि जो फंक्शन है बढ़ता रहेगा, कुछ कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम भी होगी। अदरवाइज अगर x1 से x2 बड़ा है, तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी x1 पर, वो छोटी होगी x2 से। तो ये हमारा फंक्शन हुआ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं f(x) इज इक्वल टू x। अगर हम इसका डोमेन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लें, तो f1 पर वैल्यू हमारी क्या है, 1, f2 पर वैल्यू 2। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारे पॉइंट बढ़ रहा है 1, 2, 3, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसका ग्राफ किस तरीके का है हमारा, इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसको हम ग्राफ से आसानी से देख सकते हैं कि जैसे जैसे पॉइंट आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम x के बड़े बड़े मान लेते जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये बढ़ रहा है। ये नीचे से हम देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, बढ़ते 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 कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। तो ये हमारा जो फंक्शन हुआ, ये हमारा हुआ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। आप नोट कर लीजिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। सेकेंड हम देखेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड है हमारा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन।
निरंतर एकदिष्ट वर्धमान फलन कि अगर f हमारा फंक्शन है x से y में फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए सच दैट x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारा f फंक्शन है x से y में, तो इस डोमेन के हमने कोई से भी दो पॉइंट लिए, फॉर ऑल मतलब कोई से भी आप दो पॉइंट जब उठाते हैं x1 और x2 जो इस प्रकार है कि x1 छोटा और x2 बड़ा है, तो उनके लिए f ऑफ x1 का मान छोटा होगा f ऑफ x2 से। अर्थात जो वैल्यू है फंक्शन की, जितने हम बड़े जैसे हम पॉइंट्स बड़े बड़े लेते जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं होगी। जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन में यही डिफरेंस है कि उसमें तो दो पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन इसमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं होगी। इसका भी हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं f(x) = x, जिसका ग्राफ हमने देखा था इस तरीके से, जो क्या हो रहा है, इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, अलग अलग। इसमें हमें दो पॉइंट्स को लेके कंपेयर करना होता है कि कोई से भी दो पॉइंट्स उठाओ और हमें उस पर फंक्शन की वैल्यू देखनी है कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो रहा है, कि इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, हमें ये चीज़ चेक करनी होती है। तो ये हमारी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। जो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, लेकिन अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इम्प्लाइज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, कि जो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है वो इम्प्लाइज करता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग को, बट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन नीड नॉट टू इम्प्लाइज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, कि अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा ही होगा, लेकिन अगर वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो भी सकता है और नहीं भी। अब हम हमारा थर्ड टाइप देखेंगे। थर्ड टाइप है हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन एक दिष्ट ह्रासमान फलन, डिक्रीज का मतलब कम होना, कि अब हमारी वैल्यूज क्या होगी, कम होना स्टार्ट करेगी। f x से y में हमारा एक फंक्शन है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए। हम क्या कह रहे हैं कि कोई से भी दो पॉइंट्स लिए हमने x1 x2 x में से, सच दैट इस प्रकार की x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। हम क्या कह रहे हैं कि दो पॉइंट्स हमने लिए इस डोमेन x में से, किस प्रकार, x1 छोटा और x2 बड़ा है, लेकिन जो x1 की वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है पॉइंट f ऑफ x1, वो बड़ी है किससे, f ऑफ x2 से। x1 छोटा है, x2 बड़ा है, लेकिन जो वैल्यूज है वो क्या है, उल्टा है, f ऑफ x1 की वैल्यू बड़ी है f ऑफ x2 से। तो ये हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि अब क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू घटना स्टार्ट कर रही है, अब वैल्यू कम हो रही है। जब 1 लिया, सपोज 1 पर वैल्यू 3 है, 2 पर वैल्यू आएगी 1, 1 इज ग्रेटर देन 2, बट f1 इज ग्रेटर देन f2। f1 की वैल्यू क्या है, 3, f2 की वैल्यू है 1, तो 3 1 से बड़ा है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। अब नंबर 4 है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। नंबर 4 है हमारा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान फलन, कि f अगर हमारा फंक्शन है फ्रॉम x टू y फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट
एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। सेम वही डेफिनेशन है, बस डिफरेंस क्या है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं होगी। कि हम क्या कह रहे हैं कि एफ एक्स से वाई में एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन मेरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कब होगा कि जब मैं इस डोमेन के कोई से भी दो पॉइंट उठाऊं। किस प्रकार की x1 छोटा और x2 बड़ा है, x1 इज लेस देन x2 बट एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। लास्ट वाले में हमने देखा था एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ x2 कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे वैल्यू सेम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ सेम नहीं होगी। यहाँ सारे पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एफ फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू इंटीजर। अब अगर हम इस पे फंक्शन बनाएं तो हम देखते हैं कि f1 पर हमारी वैल्यू होगी -1, f2 पर वैल्यू होगी -2, f3 पर वैल्यू होगी -3, f4 पर हमारी वैल्यू होगी -4। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हम देखते हैं कि इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। ये हमारा ग्राफ है जो नीचे की ओर जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्राफ घट रहा है, -इन्फिनिटी से ये नीचे की ओर बढ़ना, नीचे की ओर जा रहा है। ये हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही है हमारा मान कम होता जा रहा है, नेगेटिव में जा रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और ये जो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इम्प्लाइज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, बट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग नीड नॉट टू इम्प्लाइज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो ये हमारे चार टाइप्स हो गए जो हमने देखा कि कौन सा फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब हम एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं e की पावर x। ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है। इसका ग्राफ हमें पता है किस तरीके से होता है, e की पावर x का ये ग्राफ। तो हम क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू बढ़ती भी जा रही है। अगर यहाँ हमारा क्या है -इन्फिनिटी, यहाँ है इन्फिनिटी, तो हम देख रहे हैं जैसे हम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं वैल्यू बढ़ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसी तरह अगर हम देखें एफ एक्स इज इक्वल टू log x, जहाँ हमारा a क्या है, ग्रेटर देन 1, तो इसका ग्राफ हमारा इस तरीके से है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि वैल्यूज़ बढ़ रही, वैल्यू कहाँ जा रही है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर बढ़ती जा रही है वैल्यू, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है। तो ये भी हमारा फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन मोनोटोनिक हो ही सही। जैसे हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हमें पता है कि -1 और 1 के बीच में होता है। इस तरीके से हम देखते हैं इसका ग्राफ, तो हमें पता है कि वैल्यू क्या हो रही है, ऑसिलेट कर रही है। किस किस के बीच में, -1 और 1 के बीच में वैल्यू ऑसिलेट कर रही है। पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो न तो ये मोनोटोनिक फंक्शन ही नहीं है। जब हमें पता होगा कि फंक्शन मोनोटोनिक है फिर हम चेक करेंगे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं कि बढ़ रही है वैल्यू, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो न ये कौन सा फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो है दो पॉइंट्स के बीच में 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, इसलिए ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। तो हमें ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन होगा। कुछ कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो मोनोटोनिक होंगे और चेक करने का हमारे पास तरीका है कि हम बायग्राफ चेक करें या पॉइंट्स पर चेक करें। लेकिन जो अब हम चेक करेंगे तो वो डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर कोई एक भी पॉइंट ऐसा है जो उसकी मोनोटोनिसिटी को ख़त्म कर रहा है, जहाँ पर फंक्शंस की वैल्यू सही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिट, और लिमिट पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा नेबरहुड की नेबरहुड क्या होता है।
लिमिट पढ़ने के पहले हमें देखनी होगी डेफिनेशन नेबरहुड की। नेबरहुड जिसे हम शॉर्ट में एनबीडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेबरहुड से जैसे हम मतलब समझते हैं परिवेश, हिंदी में से हम क्या कहते हैं, परिवेश। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है। लेट एक्स नॉट बी एनी रियल नंबर। हम क्या कह रहे हैं कि एक्स नॉट क्या है, हमारा एक रियल नंबर है। देन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट इज, तब एक्स नॉट का नेबरहुड इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्या होगा, एक सेट होगा किसका, रियल नंबर्स का, जो एक्स के रूप में, फॉर विच, कौन से नंबर्स का होगा, जिसके लिए मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा, जहां डेल्टा हमें बताया गया है वेयर डेल्टा इज गिवन पॉजिटिव रियल नंबर। क्या है डेल्टा की वैल्यू, ग्रेटर देन 0। अब हम इसे बाय डायग्राम समझते हैं कि जैसे ये हमारा एक स्पेस दिया हुआ है, इसमें एक्स नोट कोई एक पॉइंट है। अब हमें बोला जाए इस एक्स नोट का नेबरहुड निकालो, तो नेबरहुड से हम क्या मतलब समझते हैं, पड़ोसी, आसपास, परिवेश। तो ये हमें दिख रहा है कि ये इसका परिवेश है, ये इतना भी इसका परिवेश हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमें क्या बोला है कि हमें कौन सा नेबरहुड बनाना है एक्स नोट का, कि वो पॉइंट्स लेने हैं जिसके लिए हमें एक डेल्टा दिया हुआ हो। जैसे हमें एक रेंज बता दी कि 1 किलोमीटर के बीच वाले ही हमें लेने हैं या 2 किलोमीटर के बीच वाले लेने हैं, तो हमें वो डेल्टा क्या है, एक गिवन पॉजिटिव रियल नंबर है। हो सकता है कि डेल्टा जहाँ क्या है, आर्बिट्रेरी वैल्यू है, क्या है, आर्बिट्रेरी वैल्यू है, जो हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग देगा। कोई कहता है कि डेल्टा की वैल्यू तुम ले लो 2.5, तो हमें क्या देखना है, 2.5 मीटर तक की रेंज में जितने भी जो x आएंगे उन सबको लेना है, जिसके लिए x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू लेस देन डेल्टा होनी चाहिए, कि वो सारे x लेने हैं। जब हम x माइनस एक्स नॉट निकालें तो उसकी वैल्यू डेल्टा से कम होनी चाहिए। जैसे जैसे डेल्टा का मान चेंज होता जाएगा, अलग अलग मान जैसे जैसे हमें मिलता जाएगा, तो सेट का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होता जाएगा। इसे हम देख सकते हैं कि ये भी एक नेबरहुड है, यहाँ डेल्टा की वैल्यू अलग है, ये एक नेबरहुड है, यहाँ भी डेल्टा की वैल्यू अलग है। और आगे जाएंगे तो जैसे जैसे डेल्टा की वैल्यू बदलती जा रही है तो नेबरहुड बड़ा होता जा रहा है। तो हमें केवल वही पॉइंट्स लेने हैं जिनके लिए x माइनस एक्स नोट की जो वैल्यू है, जो इनका डिफरेंस है, वो इस डेल्टा से कम होना चाहिए। और यहाँ डेल्टा हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा और डेल्टा एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है, कोई कुछ भी दे सकता है, तो हमें वो नेबरहुड बनाना है। तो ये हमारी नेबरहुड हो गया। इसको हम सेट के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, नेबरहुड ऑफ एक्स, इसका नोटेशन है एनबीडी ऑफ एक्स नोट एक्स, क्योंकि ये क्या है, सेट ऑफ एक्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स, सच दैट एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा वेयर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि मोड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए डेल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, जहां डेल्टा एक आर्बिट्रेरी नंबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेबरहुड हो गया किसका, एक्स नोट का। ये डेफिनेशन है। अब आगे बात आती है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नोट। ये तो हमने पढ़ा नेबरहुड। अब आता है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नोट। डिलीटेड नेबरहुड, हम क्या देख रहे हैं, अब डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहे हैं, जहां हम डिलीटेड नेबरहुड, डिलीट शब्द से क्या मतलब होता है, कैंसिल करना। तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नोट, किसका डिलीटेड नेबरहुड, एक्स नोट का। तो जो हम ये एक्स माइनस एक्स नोट, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा करते हैं, इसमें से ये जो सेट बनेगा इसमें x खुद भी आएगा, एक्स नोट, क्योंकि जब हम बना रहे हैं एक्स नोट का नेबरहुड तो इसमें एक्स नोट खुद भी शामिल है। जब इस एक्स नोट को हम इस सेट से बाहर निकाल देंगे, क्या किया हमने, एक्स नोट को बाहर निकाल दिया। इसको हम रियल नंबर लाइन पर देखते हैं। सपोज 0.2 है, इसका नेबरहुड बनाना है, ये बहुत सारे हैं। अब इसमें से अगर मैं इस 2 को गायब कर दूं, इस 2 को मैं बाहर निकाल दूं, किसका नेबरहुड है, 2 का। अगर मैंने इस 2 को बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब हम यहाँ क्या कर देंगे, होल कर देंगे, 2 मतलब इस सेट में नहीं है। तो जब ये नेबरहुड जो कहलाएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 2, क्योंकि मैंने किसको डिलीट किया, ये नेबरहुड था 2 को, इस जिसका नेबरहुड है उसी एलिमेंट को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नोट, कि एक्स नोट को बाहर निकालना है। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि
डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा बट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नोट, कि x कभी भी x नोट के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नेबरहुड में से किसको बाहर निकालना है, इसको x नोट को ही बाहर निकालना है, इसलिए x कभी भी x नोट के बराबर नहीं होगा। अब हम देखते हैं अगर x नोट के बराबर हो जाता है तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, बराबर 0, जो कि क्या है, लेस देन डेल्टा, क्योंकि डेल्टा क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, 0 नहीं, ये 0 से बड़ा है, तो हमें कभी 0 मिलेगा ही नहीं। तो हम इसे एक इस तरीके से भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, x कि जो x मॉड ऑफ x माइनस एक्स नोट है वो 0 और डेल्टा के बीच में होगा, क्योंकि 0 कब मिलेगा, जब x किसके बराबर होगा, x नोट के, और हम डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो x कभी x नोट के बराबर ही नहीं होगा। अगर आप ये वाली डेफिनेशन लिखते हो तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा बट x नॉट इक्वल टू एक्स नोट, और अगर आपने ये वाली डेफिनेशन लिखी है तो यहाँ आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल टू एक्स नोट, क्योंकि जब x नोट के बराबर होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो ये यहीं से अंडरस्टैंडेबल है कि हमने क्राइटेरिया दे दिया कि 0 और डेल के बीच में, और 0 तो तभी आएगी जब x इक्वल टू एक्स नोट। तो इन शॉर्ट डिलीटेड नेबरहुड हमारा क्या है कि हमें डिलीट करना है किसको, x नोट को, जो नेबरहुड का सेट है उस सेट में से x नोट को हमें बाहर निकालना है, और उसके बाद जो सेट बचेगा वो क्या कहलाएगा, डिलीटेड नेबरहुड किसका, x नोट का। आप नोट कर लीजिए। अब हमने नेबरहुड पढ़ लिया, तो अब हमारी जो आगे जो मेन हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शंस, ये हमें स्टार्ट करना है। तो हमारा टॉपिक क्या, लिमिट ऑफ फंक्शंस, किसकी लिमिट, फंक्शन की ऑफ वन वेरिएबल। ये लिमिट हम किसके लिए पढ़ेंगे, केवल वन वेरिएबल x के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम 2 वेरिएबल्स के लिए भी लिमिट की बात करेंगे, लेकिन अभी हमें किसके लिए पढ़नी है, वन वेरिएबल की एट अ पॉइंट। जो लिमिट होती है वो फंक्शन की होती है किसी एक पॉइंट पर, और जो अब हम डेफिनेशन भी कौन सी देखेंगे, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, जो कि हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन हमें पढ़नी है। तो हम देखते हैं हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है। लेट f d2r इज ए फंक्शन, कि हम क्या कह रहे हैं कि f एक फंक्शन है फ्रॉम d to r, जहाँ d हमारा डोमेन है और जो हमारा कोडोमेन है वो क्या है, r। a बिलोंग्स टू r इज एनी रियल नंबर, हम क्या कह रहे हैं कि a क्या है, एक रियल नंबर है, कहाँ से, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। सच दैट, कि ये किस प्रकार है a, कि f(x) इज डिफाइंड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। f एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, d से r में। फिर हमने क्या किया, एक रियल नंबर लिया, वो रियल नंबर इस प्रकार है कि उसके लिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, f(x) इज डिफाइंड इन डिलीटेड नेबरहुड, कि फंक्शन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसके डिलीटेड नेबरहुड में। ए पर भी हम ले सकते हैं, लेकिन जो मेन फोकस है हमारा किसके ऊपर है कि डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब अ रियल नंबर l, तब जो एक रियल नंबर l इज सेट टू बी लिमिट ऑफ फंक्शन, कि तब ये l हमारा लिमिट कहलाएगा किसकी, फंक्शन की, f(x) एट x बराबर a, किस पॉइंट पे, x बराबर a पे। कब, इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्या कह रहे हैं हम, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। इन दो शब्दों को हमें समझना है कि f एक फंक्शन है d से r में, फिर हमने एक रियल नंबर a लिया, वो रियल नंबर a इस प्रकार है कि फंक्शन डिफाइंड है उसके डिलीटेड नेबरहुड पर। a पर भी डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिलीटेड नेबरहुड पर फंक्शन का डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन जो है वो उसके डिलीटेड नेबरहुड पर डिफाइंड है। तब एक रियल नंबर l उसकी लिमिट कब कहलाएगी, किस पॉइंट पर, x बराबर a पर कब कहलाएगी, कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार मिलता है कि जब मोड ऑफ x माइनस a 0 और डेल्टा के बीच में है, तब मोड ऑफ f(x) माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब हमें ये चीज़ समझना है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, कि कोई भी हमें एक एप्सिलॉन दे दिया जाए कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि एप्सिलॉन की हर एक वैल्यू के लिए हम जानते हैं कि 0 के बाद हमारे पास ये सेट, जो अगर हम r में बात करें तो 0 के बाद कहाँ तक की वैल्यूज़ है, इन्फिनिटी तक की। अगर हमें इनमें से कोई भी एक वैल्यू दे दी जाए एप्सिलॉन की, कि कोई भी एक वैल्यू दे दी जाए कि ये वैल्यू दे दी,
सपोज हमें वैल्यू दे दी 2.5, तो इस 2.5 के लिए हमें एक डेल्टा इस प्रकार मिलना चाहिए कि एक डेल्टा हम इस प्रकार ढूंढें कि ये 0 से x माइनस की मॉड ऑफ x माइनस ए 0 और डेल्टा के बीच में है, तब जो फंक्शन की वैल्यू और जो लिमिट का डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम होगा। कि हर एक एप्सिलॉन की हर एक वैल्यू के लिए मुझे ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए कि जब मोड ऑफ x माइनस ए 0 और डेल्टा के बीच में है, तब जो मेरा एफ एक्स माइनस एल है, इनका जो पॉजिटिव डिफरेंस है, क्योंकि मोड लगा हुआ है इसलिए क्या है, पॉजिटिव डिफरेंस है, वो भी एप्सिलॉन से कम होगा। कि एप्सिलॉन की हर एक वैल्यू के लिए एक डेल्टा इस प्रकार मिलना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन एफ एक्स की x बराबर a पर लिमिट क्या है, l। तो एक बार और हम इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं कि जब मेरा f एक फंक्शन है d से r में और मुझे बोला जाए कि पॉइंट x बराबर a पर हमें लिमिट देखनी है, तो सबसे पहले मेरा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए किस पर, डिलीटेड नेबरहुड पर। मेरा फंक्शन a पर भी डिफाइंड हो सकता है, लेकिन डिलीटेड नेबरहुड पर मेरा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद हमें देखना है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मुझे एक डेल्टा मिल रहा है या नहीं, जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो कि जब ये मोड ऑफ x माइनस ए 0 और डेल्टा के बीच में है, तो एफ एक्स माइनस एल का जो मोड है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ये मेरी लिमिट की डेफिनेशन हुई। कौन सी डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, जहाँ एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 है। अब हम इसे चेक करते हैं, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब हमने ये तो देख लिया कि मोड ऑफ x माइनस ए 0 और डेल्टा के बीच में। अब हमें ये भी पता करना है कि ये जो वैल्यू है, ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। तो हम इसे इस तरीके से ले सकते हैं, मोड हटाएंगे, इसका मतलब ये माइनस डेल्टा से डेल्टा के बीच में है। ये जो संयुक्त असमीका थी, इसको हमने दो असमीकाओं के रूप में कर दिया, दो इनइक्वालिटीज बना दी। a यहाँ पे आएगा, तो हमें क्या पता चल रहा है, जो x की वैल्यू है a माइनस डेल से तो बड़ी है और a प्लस डेल्टा से छोटी है। इसका मतलब x किस में बिलोंग कर रहा है, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में, वेयर x नॉट इक्वल टू a। क्योंकि अगर x a के बराबर हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 0 और डेल्टा के बीच की वैल्यू है, तो यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू a, x a के बराबर नहीं है। क्योंकि अगर जैसे ही x a के बराबर हो जाएगा, हमें मिल जाएगी वैल्यू 0, और 0 वैल्यू नहीं मिल सकती, 0 और डेल्टा के बीच में हमारी वैल्यू है। तो जब हम कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जब हमारे बोल रहे हैं कि L लिमिट है, तो x किस किस के बीच में होगा, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में। ये हमारा a, ये a प्लस डेल्टा और ये a माइनस डेल्टा। तो x की जो वैल्यू है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होगी, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू a। x हमारा इन दोनों के बीच में वेरी करता है। नोट कर लीजिए आप इसको। तो हमने वैल्यू देखी कि मोड ऑफ x माइनस ए की वैल्यू देखी कि x कहाँ x किस किस के बीच में वेरी कर रहा है। अब हम चेक करते हैं कि एफ एक्स कहाँ वेरी करता है। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एफ एक्स मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन, तो इसका मतलब माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में हमारी वैल्यू है। वापस अगेन हम इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर, दो इनइक्वालिटीज़ में हम इसको देखते हैं। एल इधर आएगा, एल माइनस एप्सिलॉन। किसकी वैल्यू देखनी है हमें, एफ एक्स की। यहाँ किसकी देखनी थी, एक्स की। तो हम क्या देख रहे हैं, जो एफ एक्स की वैल्यू है एल माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ी है, लेकिन एल प्लस एप्सिलॉन से छोटी है। इसका मतलब इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हम यहाँ ओपन ब्रैकेट का यूज ले रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में वेरी करती है। यहाँ वैल्यू x की a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू a, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में वेरी करती है। तो हमने ये देखा कि जब हमारी लिमिट है
तो हमें ये देखना है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा इस प्रकार विद्यमान है कि सच दैट, कि इस प्रकार विद्यमान है कि जब भी मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा तो एफ एक्स मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तब ये हमारा L जो क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा फंक्शन एफ एक्स की, किस पॉइंट पे, x बराबर a पॉइंट पर। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और पढ़ेंगे लिमिट के बारे में, अभी आज यहीं तक। थैंक यू।